तो स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं आज आप लोगों को क्लास 6 की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है उसका फर्स्ट चैप्टर उसका वीडियो अपलोड करने वाला हूं। जैसा कि आप जानते होंगे कि क्लास 6 की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है उसका फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है क्या है। इस चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। और इस चैप्टर में हम कुछ महत्वपूर्ण जो बातें थी वो हम प्रीवियस 2 वीडियो लेक्चर में हम बता चुके हैं, और इस वीडियो में मैं उस जो लास्ट वाला वीडियो था उससे आगे हम लेक्चर शुरू करते हैं। ये जो लास्ट वाला लेक्चर हम यहाँ पे छोड़े थे कि आजकल लोग यात्रा क्यों करते हैं, इस टर्म से हम इस लेक्चर को एंड किए थे यहाँ पर। तो हम यहीं से शुरू करते हैं। एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। आपको पता होगा कि मानचित्र 1 है इसी में दिया हुआ, जिसमें पूछा गया कि ये जो मानचित्र 1 है उसको करा फिर से देखने के लिए। तो हम आपको मानचित्र 1 दिखाते हैं। ये जो मानचित्र 1 है जो आपका एनसीईआरटी का बुक है ना, उसी में दिया हुआ मानचित्र 1। ये जो है ये क्या है, तो बताया जा रहा है कि मानचित्र 1 को देखना है। अब देखिए मानचित्र 1 में हमें देखना क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। कह रहा है कि एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखें। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। यानी कि ये जो उपमहाद्वीप है इसके प्राकृतिक सीमा का निर्माण, यानी कि नेचुरल बॉर्डर जो है उस बॉर्डर का निर्माण क्या सब करता है। पहाड़ है, पहाड़ियाँ हैं, पर्वत है और समुद्र है। जैसा कि आप यहाँ पे उपमहाद्वीप के बारे में चर्चा आया, सब कॉन्टिनेंट उपमहाद्वीप के बारे में चर्चा आया। तो देखिए उपमहाद्वीप हम लोग किस भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, और भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कौन कौन सा देश आता है। आधुनिक का जो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। तो देख रहे हैं जैसे कि ये हमारा मानचित्र 1 में ये मेरा प्यारा भारत है, इस प्यारा भारत का मानचित्र दिया हुआ है। तो इसमें इधर देख रहे हैं इस साइड की ओर क्या है, ये जो उत्तर की ओर आप देख रहे हैं क्या, हिमालय पर्वत की श्रेणियां हैं। उसके बाद इधर देखिए ये अरब सागर है, उसके बाद बंगाल की खाड़ी है। यानी कि हमारा जो देश है भारत, वो प्राकृतिक सीमाओं के द्वारा, प्रकृतिक के द्वारा एक सही रूप से सुरक्षित एरिया है। इसलिए यहाँ पे किसी को भी फतह करने के लिए, यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को यहाँ आक्रमण करने के लिए काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करना पड़ता था। लेकिन फिर भी इंसान है, इंसान तो मानता ही नहीं, कहीं न कहीं तो जाएगा ही। तो कह रहा है कि पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इन उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। यानी कि हमारा जो इंडिया आने के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, क्योंकि आपको पता होगा जो आप चाहिएगा वो कर लीजिएगा, आपका जो एम होगा उस एम को आप पूरा कर सकते हैं। उसी तरह जो लोग चाहा कि हम इंडिया आए, या इंडिया के लोग चाहा कि यहाँ से हम बाहर जाएं, भारतीय उपमहाद्वीप के लोग चाहे तो जो चाहा वो पाया। जिन्होंने ऐसा चाहा ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। यानी कि वो क्या किए, पर्वत की जो ऊंचाई है उसको क्या कर सके, छू सके, और गहरे समुद्र जो है उसको क्या कर सके, पार कर सके। लोगों के इन आगमन से हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध, यानी कि लोगों के आगमन से, यानी कि कोई व्यक्ति अगर किसी एरिया में आ रहा है, यानी कि किसी कॉन्टिनेंट के अदर किसी एरिया का व्यक्ति है, इस उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में अगर आ रहा है, तो अपने साथ क्या सब लाएगा, वहाँ की परंपरा लेके आएगा, वहाँ की संस्कृति लेके आएगा। जैसे हम लोग आजकल क्रिसमस डे मनाते हैं ना, क्यों मनाते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ यहाँ अपनी परंपरा लेके आए। तो क्या अगर कोई यहाँ उन लोगों के आगमन के कारण क्या हुआ, हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। यानी कि हमारा संस्कृति और परंपरा क्या हुआ, काफ़ी रिच हुआ। कई 100 वर्षों से लोग पत्थर के तराशने, संगीत रचने
और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते थे। यानी कि पहले से ही ऐसा परंपरा था कि मतलब जैसे कि पत्थर को तराश कर नया नया औजार बनाना। जैसे कि आपको पता होगा स्टोन एज में किसके द्वारा, पत्थर के द्वारा औजार का उपयोग किया जाता था हंटिंग के लिए। क्योंकि आपको पता होगा कि इंसान जो था क्या घुमंटू भोटिया था, एक जगह रहा नहीं करता था। तो उसी समय से पत्थर को कैसे तराशा जाए। आजकल भी हम लोग स्टोन का यूज करते हैं, पत्थर का यूज करते हैं संगीत रचने, यानी कि संगीत। आपको पता होगा संगीत कैसे कहते हैं, सुर और ताल के जो मिल के बनता है उसको क्या कहते हैं, संगीत कहते हैं, संगीत रचने को। और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। तो ये सब पहले ज़माने, अगर कोई व्यक्ति यहाँ आया तो वहाँ का तरीका लेके आएगा, कुछ न कुछ वहाँ का कल्चर हुआ, वहाँ किस तरह से संस्कृति हुआ, कला और संस्कृति का आदान प्रदान होता है, रीति रिवाज का आदान प्रदान होता है, तो वही हुआ। और इसी के कारण हमारा देश क्या है, विविधताओं हमारे देश में भरा हुआ है। इसलिए हम कहते हैं इंडिया को डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधताओं में भी अनेकताओं में भी एकता है हमारा प्यारा भारत में। तो अब हम बात करते हैं देश के नाम के बारे में। ये जो टॉपिक है इसमें पता करेंगे कि जो हमारा देश जो भारत है इसका नाम कैसे पड़ा, देश के नाम, इसके बारे में अब हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। यानी कि देश का नाम कैसे पड़ा। देश के नाम, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। यानी कि भारत के लिए हम, ये जो अपना देश है इसके लिए हम किस किस नाम का प्रयोग करते हैं, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। आपको पता होगा इंडिया कहाँ से निकला है, इंडस से निकला। इंडस एक रिवर है जिसके किनारे बसे सभ्यता को, कल्चर को हम क्या कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता। तो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंध कहा जाता है। इंडस को क्या कहा जाता है, संस्कृत में सिंध कहा जाता है। अपने एटलस में, आपके पास एटलस होगा ना, एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। यानी कि आपके पास जो एटलस होगा, एटलस है ना आपके पास, अगर एटलस नहीं है तो एटलस होना ज़रूरी है, क्योंकि आप एटलस के थ्रू ही किसी जगह के बारे में आप मैप के थ्रू उसका स्टडी कर सकते हैं। तो आपके पास एटलस होना ज़रूरी है। अगर आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन की कोई जगह कैसे पार्टिकुलर किसी भी एरिया के बारे में, तो आप एटलस के थ्रू पता कर सकते हैं। नहीं तो गूगल मैप है, उसके थ्रू भी आप देख सकते हैं, उसके थ्रू भी आप ईरान और यूनान का पता लगा सकते हैं। तो कह रहा है कि अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली ईरानियों और यूनानियों ने सिंध को हिंदोस तथा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। यानी कि ये जो मतलब उत्तर पश्चिम, यानी कि एटलस में करा ईरान और यूनान के बारे में पता लगाना। अभी भी पता होगा कि ईरान जो है ना, ईरान का अभी मामला चल रहा है, ईरान के बारे में आपको पता होगा। ईरान एक खाड़ी, काफ़ी तेल सबसे प्रचुर कंट्री है। तो कह रहा ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पहले, यानी कि कितना वर्ष पहले, 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने, ये उत्तर पश्चिम से, यानी कि उत्तर पश्चिम के किसे कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट। यानी कि ये अगर मैप है, ये मान लीजिए इंडिया है, तो उत्तर पश्चिम किधर हो गया, ये हो गया नॉर्थ, उसके बाद ये हो गया साउथ, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। यहाँ जो ये उत्तर पश्चिम के इस ओर से आने वाले, इस ओर से कौन आएंगे, यूनानियों और ईरानियों ने सिंध को हिंदोस तथा अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। यानी कि ये जो नदी था सिंधु नदी, इसके पूर्व का जो भूमि था, पूर्व वाला भाग, उसको क्या कहा, इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। यानी कि भारत नाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक, इस समूह का उल्लेख कहाँ मिलती है, संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलती है। यानी कि ये जो समूह था, इस समूह का उल्लेख, जिस समूह के लिए भरत शब्द का प्रयोग किया जाता था,
उस समूह का उल्लेख आपको कहाँ मिलेगा? ऋग्वेद में मिलेगा। ऋग्वेद कौन? वैदिक काल के बारे में आप लोग पढ़िएगा। तो वैदिक काल में दो महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। आपको लिखित इतिहास वैदिक काल से ही मिलना शुरू होगा, उससे पहले आदि इतिहास। वैदिक काल से पहले जो आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़िएगा, वहाँ पे आदि इतिहास काल के बारे में पता चलेगा। वहाँ की जो लिपियाँ हैं वो हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। तो ऋग्वेद से मिलती है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, यानी कि भरत के नाम पे ही किसका नाम पड़ा? भारत का नाम पड़ा। ये क्या था? एक आरंभिक लोगों का क्या था? एक समूह था। और इंडिया नाम क्यों पड़ा? तो यूनानियों और एवं ईरानियों के द्वारा सिंधु नदी के पूर्व में जो एरिया था उसको क्या बोला गया था? इंडिया बोला गया था। तो आपको पता चल गया भारत नाम किससे पड़ा? एक प्रकार के व्यक्तियों के समूह को ऋग्वेद में क्या कहा गया था? भरत कहा गया था। वो लोग यहाँ रहते थे इसलिए इसको भारत कहा। और यूनानियों और ईरानियों के द्वारा इंडोस और हिंदोस कहने के कारण इसको भारत का नाम क्या पड़ा? इंडिया पड़ा। तो इसलिए हमारे संविधान जो है उसका फर्स्ट वर्ड क्या है? इंडिया डेट शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। भारत डेट इज इंडिया डेट शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। यानी कि हमारा जो संविधान है उसमें इंडिया और भारत दोनों हमारे देश को कहा गया। वैसे हमारे देश का नाम तो कई है, भारत है, हिंदुस्तान है, आर्यवर्त है, कई और नामों से इसको जाना जाता है। अब देखिए अतीत के बारे में कैसे जानें, इसके बारे में आपको अब आगे पढ़ना है कि हम अतीत के बारे में कैसे जानेंगे। इसके बारे में आपको तो अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। यानी कि अतीत के बारे में हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं जानकारियाँ, कई तरीके से बातें हम पता कर सकते हैं। उनमें से एक तरीका क्या है कि अतीत का मतलब क्या हुआ? बीता हुआ समय, काफ़ी प्राचीन समय। और अतीत के बारे में ही जो बतलाता है उसको क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। इतिहास क्या आता है? स्टोरी विथ मैसेजेस। तो अतीत की जानकारी हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। यानी कि ये जो पुस्तक अतीत में लिखा हुआ था वो हाथ से लिखा जाता। उस टाइम तो फोटो प्रिंटिंग प्रेस तो नहीं था, आप लोगों की तरह आजकल की तरह तो टैपिंग नहीं हो पाता था। टैपिंग कंप्यूटर प्रति तो हम नहीं निकाल सकते फोटो कॉपी। तो उस टाइम किस तरह से लिखा जाता था? तो हाथ से लिखा जाता था। और हाथ से लिखे होने के कारण उसको क्या कहा जाता था? पांडुलिपि कही जाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेन्यू अर्थात हाथ से निकला है। यानी कि अंग्रेजी में पांडुलिपि को क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? हाथ से लिखा हुआ। ये पांडुलिपि प्रायः तारपत्रों अथवा हिमालयों के क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल के अवशेष विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। यानी कि ये पांडुलिपियाँ प्रायः तारपत्रों अथवा हिमालय क्षेत्रों में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्रों पर लिखी मिलती है। ये कहाँ मिलती है आपको? कि भुर्ज नामक जो पेड़ है उस पेड़ की छाल को विशेष तरीके से तैयार करके उसके ऊपर लिखा जाता था पांडुलिपि। इसके द्वारा तो एक होता तारपत्रों हो या अथवा भुर्ज की पहाड़ी के छाल से लिखकर एक विशेष तरह से उसको लिखा जाता था। तारपत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ, ये जो आप देख रहे हैं ये तारपत्रों का, ये पांडुलिपि का क्या है? एक पृष्ठ, एक पेज है पांडुलिपि का। तारपत्रों से बना हुआ एक पांडुलिपि का पेज है। आप अगर चाहते हैं कि इसको पढ़ना तो आप पढ़ने का कोशिश कीजिए, लेकिन हमें नहीं लगता है कि आप पढ़ पाइएगा, क्योंकि ये उस ज़माने का लिखा गया है और ये काफ़ी यूनिक स्क्रिप्ट है। तो देख रहे हैं ये हाथ से द्वारा लिखा गया और इन्हीं सब के बारे से हम लोग जानकारी उपलब्ध करके इतिहास को लिखते हैं और इतिहास के बारे में पढ़ते हैं।
तो कह रहा है कि यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। यानी कि यह जो पांडुलिपि है आप जो ये देख रहे हैं ये लगभग 1000 वर्ष पूर्व पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए तार के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्से को एक साथ बांध दिया जाता था और भुर्ज की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि तुम यहाँ देख सकते थे। यानी कि कोई भी किताब लिखना होता था तो किताब लिखने के लिए हम लोग क्या करते थे, किताब बनाने के लिए हम लोग करते थे, किताब बनाने के लिए तार के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था और भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी एक पांडुलिपि को क्या यहाँ दिखाया गया। ये भुर्ज का जो पेड़ है उसकी छाल से बना हुआ एक पांडुलिपि है। और तार के पत्ते पर भी लिखा जाता था तो उसके लिए क्या करता है, उस पत्ते को एक साथ जोड़ के उस पर लिख दिया जाता था। आजकल भी आप लोग तार का पेड़ देखते होंगे, देखिएगा तो उसमें से देखिएगा, उसमें आप लिखने का कोशिश कर सकते हैं। ट्राई करके हम भी देखेंगे, आप भी देखिएगा। तो ये जो पांडुलिपि है ये तो पेड़ के पत्ते से बना होगा तो इसको कीड़ा मकोड़ा तो ऑलरेडी खा सकता है, लेकिन फिर भी मिल रहा है। तो कह रहा है इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट की गई। यानी कि जो भी इतने वर्ष हो गया, हजार साल पहले की बात है, लिखी गई है, उसको कीड़ा मकोड़ा तो खा गया, कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। यानी कि कुछ क्या हुआ, नष्ट कर दिया गया। फिर भी ऐसे कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है। यानी कि कई पांडुलिपियाँ क्या है, आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः यह पांडुलिपियों मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। प्रायः यह पांडुलिपियाँ क्या था, मंदिरों और विहारों में प्राप्त होता। मंदिर मतलब क्या था, टेम्पल, विहार मतलब जहाँ लोग घूमने के लिए जाता था, वहाँ से क्या होता है, प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। यानी कि ये जो पांडुलिपियाँ हैं इसमें क्या सब मिलता है, धार्मिक मान्यताएं, यानी कि उस टाइम धर्म के बारे में लोग क्या क्या मानते थे, किस प्रकार का व्यवहार करते थे, उन लोगों में क्या सुपरस्टिशन भी था, इस सब के बारे में वो लोग उसमें लिखा हुआ होता। व्यवहारों यानी कि किस तरह का उन लोगों का व्यवहार था। राजाओं के जीवन यानी कि वहाँ के जो राजा थे उसका कैसा जीवन था उसके बारे में, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती थी। यानी कि औषधि मतलब मेडिसिन के बारे में और विज्ञान साइंस के बारे में भी इसमें चर्चा किया जाता था। वो जो पांडुलिपि था, जो भोजपत्र सब पर लिखा जाता था। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविता तथा नाटक भी है। यानी कि इतिहास के जानने के लिए हमारे पास एक और सोर्स है, महाकाव्य है। जैसे रामायण और महाभारत क्या है, महाकाव्य है, तथा कविता भी है कुछ और नाटक भी हमारे पास उपलब्ध है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं। यानी कि संस्कृत आपको पता होगा, संस्कृत एक लैंग्वेज है, उसमें क्या है, ये कई लिखे हुए मिलते हैं। हम लोग तो संस्कृत पढ़ाया गया है, आप लोग शायद पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे। जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में, यानी कि सब कुछ तो संस्कृत में लिखे हुए हैं, काव्य, महाकाव्य, ये सब जो है कुछ पुस्तकें, लेकिन आज कुछ क्या है, तमिल और प्राकृतिक में लिखे हुए हैं। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे, आम लोग करते थे। आम लोग मतलब जो जनरल व्यक्ति था वो करता था, जनता। हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। यानी कि हम जो अभिलेख सब जो होता है, अभिलेख का भी अध्ययन कर सकते हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसा लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। यानी कि अभिलेख हम किसे कहेंगे, जिसमें जो कि पत्थर तथा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, उसका भी हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। किसके लिए, इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस पर उत्कीर्ण करवाते थे। यानी कि कभी कभी क्या करते थे कि शासक सब क्या करते थे, अभिलेख को या जो भी हो इस सब को क्या करते थे, उत्कीर्ण करवाते थे अपने आदेश को। आजकल भी देखते होंगे रोड और सड़क सब का जो उद्घाटन होता है तो उस पर क्या करता है, एक पत्थर का पर क्या करता है, उस पर लिख के चिपका दिया जाता है जिस योजना के तहत। लेकिन आजकल तो पेंटिंग करके बनाया जाता था,
हम लोगों के स्कूल में ऐसा होता था, भवन निर्माण के बाद करता। तो क्या करता था शासक सब, कभी कभी शासक सब अथवा अन्य लोग क्या करता था, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस पर उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग इन्हें देख सके, पढ़ सके अथवा उसका पालन कर सके। यानी कि जो धातु के ताम्रपत्र सब जो होता था या कोई भी स्टोन पे कुछ कुछ उत्कीर्ण किया जाता था, इसलिए करवाया जाता है ताकि राजा हो या कुछ बड़े पर्सनैलिटी जो थे, फेमस पर्सनैलिटी या जो बड़े व्यक्तित्व थे, वो लोग क्या करते थे, उस पर अपने आदेश लिखाते थे ताकि लोग उसको देख सकें और उसका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेखों भी मिलते हैं, यानी कि कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी क्या होते हैं, मिलते हैं। तो कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाया है। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा करते थे। यानी कि उदाहरण के लिए क्या करते थे, प्रायः जैसे कि कुछ अन्य व्यक्ति भी मतलब उसके अभिलेख सब लिखवाते थे, क्यों, क्योंकि उसको अपने बारे में विवरण करवाने के लिए। लेकिन उदाहरण के लिए हम क्या कर सकते हैं, के लिए प्रायः राजा जो लड़ाई सब लड़ता था उसके बारे में उसको क्या करता, उसके लेखा जोखा रखने के लिए इस टाइप का अभिलेख लिखवाता था। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखने के क्या लाभ होते हैं? अगर आप ये बात बता सकते हो कि जो कठोर सतह पर लेख लिखने के क्या लाभ हैं, क्या लाभ थे, और ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई आती थी। यानी कि कठोर सतह पे लेख लिखने में क्या लाभ होता था और ऐसा करने में क्या कठिनाइयाँ सामने आती थी। जैसे कि कठोर सतह पे लिखने पर अगर वो भोजपत्र और ताम्रपत्र सब पर जो लिखा जाएगा, भोजपत्र या तार के पत्रों पर, उससे क्या होता था, पांडुलिपि के थ्रू उसमें होता ये था कि किसी कीड़े मकोड़े खा जाते थे, सरगल जाता था। लेकिन अगर इस तरह से पहाड़ और जो भी स्टोन होता है पत्थर पे लिख दिया जाए या किसी भी धातु के कठोर धातु के परत पर अगर लिख दिया जाए तो उसमें से क्या होगा, वो ज़्यादा समय तक रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो इसे लिखने में तो थोड़ा सा परेशानी होता होगा कि उसको नक्काशी करके उसको ठोक ठोक के लिखना पड़ता होगा, काफ़ी मेहनत लगता होगा, लेकिन ये ज़्यादा टिकाऊ होता था। तो जो टिकाऊ काम होता है उसके लिए मेहनत लगता है। जैसा कि ये वीडियो है, इस वीडियो को बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगता है और इस वीडियो को पढ़ने में भी आपको मेहनत लगेगा, क्योंकि थोड़ा बड़ा डिस्क्रिप्टेड वीडियो है, थोड़ा बड़ा वीडियो बन रहा है, क्योंकि इसमें डिटेल स्टडी करवाया जा रहा है, डिटेल बातें बताया जा रहा है। तो देखिए, ये जो अभिलेख आप देख रहे हैं ये क्या है, एक अभिलेख है, मतलब एक शिलालेख, इसको मतलब पत्थर पे लिखा हुआ, ये क्या है, एक पत्थर पे लिखा हुआ अभिलेख है। इसमें आप देख रहे हैं, कुछ पढ़ने का कोशिश कीजिए, इसमें क्या है, कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। अब देखिए इस अभिलेख के बारे में बताया गया है कुछ इन्फॉर्मेशन जो देखते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। ये जो अभिलेख है वर्तमान अफगानिस्तान के कहाँ से प्राप्त हुआ है, कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश का उत्कीर्ण करवाया गया है। यानी कि ये जो अभिलेख है अशोक नामक शासक जो था, अशोक का द ग्रेट, अशोक महान था, उसके द्वारा जो आदेश है उसके लिए उत्कीर्ण करवाया गया है। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगी। यानी कि ये जो शासक है इसके विषय में हम लोग अध्याय 8 में पढ़ेंगे, चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों के बनी होती है। यानी कि जब हम कुछ भी लिखते हैं, आजकल भी आप लोग लिखते हो इंग्लिश में कुछ, तो किस में, रोमन लिपि में लिखी जाती है। हिंदी लिखते हो तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जैसे आप उर्दू में कुछ लिखते हैं तो किस में लिखा जाता है, फारसी लिपि में लिखी जाती है। तो लिपि क्या होता है, अक्षरों और संकेतों का क्या एक समूह होता है। तो उस टाइम भी कुछ ना कुछ लिखा, जो भी पत्थर पे हो या भोजपत्र पे हो या कुछ भी लिखा जाता था, उसमें कुछ ना कुछ अक्षरों और संकेतों का उपयोग होता था। तो लिपियों अक्षरों तो संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। क्या, यानी कि जब हम बोलते हैं या कुछ पढ़ते हैं तो तब हम क्या, किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अराकमेइक नामक 2 विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है।
ये जो अभिलेख आप देख रहे हैं जिसमें अशोक का वर्णन है, अशोक का आदेश दिया गया है, इसकी लिपियां क्या है? ये यूनानी तथा अरमाइक नामक दो विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं से लिखा गया है, ये जिसमें दो भाषाओं का उपयोग किया गया। इसके अतिरिक्त यहाँ जो मतलब जैसे आप देख रहे हैं अभिलेख के द्वारा लोग लेखा जोखा होता था, अब हम उससे आगे पढ़ रहे हैं। इसके विपरीत, इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती है थी, यानी कि इसके अतिरिक्त और भी कई वस्तुएं थी जो अतीत में क्या होती, प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाते हैं, यानी कि जो पुराने ज़माने में जो भी वस्तु थे उसके अध्ययन करने वाले को हम क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे? पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों के बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। यानी कि पुरातत्वविद क्या करते थे? पत्थर और ईंटों से बनी अवशेषों के, ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। यानी कि पुरातत्वविद क्या करते थे कि पुराने जैसे पुराने इमारतें हैं, पुराने चित्र हैं, उस सब के सिक्के हैं, इस सब के बारे में क्या करते थे? पता करते थे। उसी का डेटिंग करके, कुछ कार्बन 14 मेथड से डेटिंग करके उसके बारे में क्या करते? जानकारियाँ प्राप्त करते थे। जैसे हड़प्पा सभ्यता है, उसके बारे में तिथि हमको कैसे पता चलती है? ये पुरातत्वविद के द्वारा जो खुदाई किया गया उससे हमको जानकारियाँ प्राप्त होती थी। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा धातु की बनी हो सकती है। यानी कि जो भी वस्तुएं थी मिलती थी पुरातत्वविद के द्वारा, खुदाई के द्वारा, उसमें क्या होता था? कुछ धातु की वस्तु हुआ करता था, कुछ पत्थर का, कुछ मिट्टी का, कुछ मिट्टी का पका हुआ वस्तु हुआ करता था। ऐसे तत्व कठोर और जल्दी नष्ट होने वाले नहीं होते थे। यानी कि ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं। यानी कि ये जो तत्व हैं, जो भी मतलब पुरातत्वविद द्वारा प्राप्त किया जाता है, वो कठोर और जल्दी नष्ट होने वाले नहीं होते। ये आप फिगर देख रहे हैं ना, ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये फिगर किसका है? ये जो फिगर है, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये पुरातत्व, ये है, ये बाएं साइड जो फिगर देख रहे हैं, यह चित्र प्राचीन नगर से प्राप्त एक पात्र है। यानी कि प्राचीन नगर से प्राप्त एक पात्र का मतलब क्या है? बर्तन है। पुराने ज़माने में इसी टाइप के बर्तन का उपयोग किया जाता था। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। यानी कि 4700 ईयर पूर्व एगो इस टाइप का बर्तन का क्या होता है? उपयोग होता था। उसके बाद दाएं साइड, ये जो दाएं साइड देख रहे हैं, ये क्या है? ये दाएं साइड जो चित्र देख रहे हैं, ये तो बर्तन है। ये क्या? ये बर्तन है। और इस चित्र के बारे में अब हम लोग डिस्क्रिप्टिव अध्ययन करेंगे। ये जो दाएं साइड एक पुराना चांदी का सिक्का है। दाएं साइड क्या? एक पुराना चांदी का सिक्का। इस तरह के सिक्के का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। यानी कि ये जो सिक्के हैं चांदी का, इस सिक्के का प्रयोग कब होता था? लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्के से यह कैसे भिन्न है? यानी कि आजकल जिस टाइप का जो सिक्का का उपयोग होता है, देखते हैं ना, रुपया कॉइन्स 5 रुपीज़ का होता है, 10 रुपीज़ का, उससे कितना बिल्कुल भिन्न लग रहा है। ये इस तरह के होते थे उस टाइम। आजकल को तो एक नया टाइप का सिक्का होता है, उससे क्या किस तरह से भिन्न होता है। तो हम लोग इस तरह का जो खुदाई के द्वारा प्राप्त सामान होता है उस कठोर होता था, क्योंकि वो जल्दी नष्ट नहीं होता। अगर नष्ट हो जाता तो खुदाई के बाद वो मिलता नहीं हम लोगों को। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते थे। यानी कि पुरातत्वविद जो थे वो क्या करते थे? जानवरों, मछलियों तथा चिड़ियों की हड्डियों को भी क्या करते थे? ढूंढते थे। इनसे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। यानी कि ये जो मछलियाँ, सब जानवर, सबका जो हड्डी प्राप्त होता था, उनसे इस चीज़ की जानकारियाँ मिलती थी कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पति
अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं, यानी कि वनस्पति जो होता है उसका अवशेष बहुत मुश्किल से बन पाता है, क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाता है डिकम्पोजर के थ्रू, तो उसका अवशेष जल्दी बहुत मुश्किल से मिल पाता है। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं, अगर अन्न का दाना या लकड़ी का टुकड़ा अगर जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या होता है, वो जले हुए रूप में बचा रहता है। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे, यानी कि पुरातत्वविद जो था अगर वो खुदाई करता होगा तो उसको कपड़ा भी मिला करता होगा, बहुत प्रकार के कपड़े भी मिला करते होंगे। हाँ बिल्कुल मिलता होगा, क्योंकि जब वो खुदाई करता होगा तो वहाँ कपड़े वस्त्र भी पहना करते होंगे उस समय के ज़माने के लोग सब। तो पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि पुरातत्व, पांडुलिपियों हुआ, अभिलेख हुआ, पुरातत्व से प्राप्त जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः किस शब्द का प्रयोग करते हैं, स्रोत शब्द। आपसे पूछा जाए कि स्रोत शब्द क्या होता है, ऐतिहासिक स्रोत, इस शब्द का मतलब क्या हुआ, जो भी वहाँ पे पांडुलिपि प्राप्त हुआ, अभिलेख प्राप्त हुआ या लिखित सामग्री प्राप्त हुआ, उसको हम क्या कहते हैं, स्रोत कहते हैं, सोर्स कहते हैं। इतिहासकार इन्हें स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे, इसका इतिहासकार उन्हें कहते थे, इतिहासकार उन्हें कहते हैं, यानी इतिहासकार किसे कहते हैं, इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार हम किन्हें कहेंगे, जो अतीत का अध्ययन करते हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से इतिहासकार का डिफिनेशन किसे कहते हैं, इतिहासकार हम उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, यानी कि स्रोत का प्राप्त होने के बाद, स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, यानी कि जो भी सोर्स है उसके प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। जैसे आजकल हम लोग भी अतीत के बारे में पता करने के लिए कुछ कुछ करते हैं, जैसे एल्बम हुआ तो देखते हैं, नहीं बताया जाता घर में ये पहले ज़माने में मेरे ये दादाजी का फ़ोटो है, ये उनका फ़ोटो है, वो इस तरह से रहा जाता है। कुछ पुराने ज़माने के वस्तुएं रहते हैं तो बोला जाता है घर में, आप लोग सुने होंगे कहानी नानी माँ सबसे, दादी सबसे, उसमें बताया जाता है, तो रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। यानी कि ये जो स्रोत है इनकी सहायता से हम क्या करते हैं, अतीत के बारे में किस तरह लोग रहता था तो उसको इमेजिनेशन के थ्रू पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों के तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। यानी कि इतिहासकार और पुरातत्वविद को हम जासूस बोल सकते हैं, जैसे सीआईडी में होता है ना कि जासूसी करके पता लगाया जाता है कि कौन प्रॉब्लम क्रिएट किया। उसी तरह इसमें क्या होता है कि पुरातत्वविद और इतिहासकार क्या करते हैं, इन सब के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करके एक अतीत के बारे में पूरी जानकारियाँ इकट्ठा करने का कोशिश करते हैं। अतीत एक या अनेक, यानी कि अतीत क्या होता है, एक है या अनेक है, ये मतलब एक अजीबोगरीब प्रश्न एनसीईआरटी के द्वारा पूछा गया है। अतीत एक या अनेक। क्या तुमको इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया, यानी कि क्या तुमने इस पुस्तक के जो शीर्षक है हमारे अतीत पर ध्यान दिया, यानी कि हमारा अतीत जो है उस पर आपने ध्यान दिया। पुस्तक का जो शीर्षक है, यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। यहाँ जो अतीत का शब्द है उसका उपयोग इसके रूप में किया गया, बहुवचन के रूप में किया गया। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है, यानी कि ऐसा इस तत्व की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने हैं। यानी कि हमारे अतीत जो है उस पुस्तक का नाम है, उस पुस्तक में अतीत को बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया। क्यों? क्योंकि जिसका जो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अतीत अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे एक नेता होता है तो नेता के लिए अतीत दूसरा प्रकार का होगा, वो इतिहास से क्या पढ़ेगा कि किस प्रकार शासन किया जाता है। एक पुलिसमैन के लिए कैसा होगा अतीत, तो किस प्रकार वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन संभाला जाता था। एक नागरिक के लिए अतीत क्या होगा, तो जो व्यक्ति होता है उसके लिए अतीत अलग अलग तरह से पढ़ाया जाता है। जैसे एक साइंटिस्ट के लिए अतीत क्या होगा, वो देखेगा कि अतीत में लोग कैसे
किसी सामान का उपयोग करते थे उसको हम कैसे मॉडिफाई कर सकते थे, अतीत में कौन सा सिद्धांत था, उस सिद्धांत को बारे में आजकल पढ़ा जाता। तो क्या होता है कि अतीत का अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने होते हैं। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। यानी कि जैसा कि मतलब पहले के राजा महाराजाओं का जीवन शैली अलग होता था, कृषकों का जीवन शैली अलग होता था, व्यापारियों का जीवन शैली अलग होता था, कामगारों का जीवन शैली अलग अलग होता था। तो सबके लिए जीवन शैली, सबका अतीत अलग अलग होता था। क्या था? शिल्पकारों का भी जीवन शैली बहुत भिन्न था। जैसा कि आज भी हम देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्से में लोग अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाज का पालन करते थे। यानी कि उस समय भी देश में लोग क्या करते थे? अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का क्या करते थे? पालन करते थे, जैसे आजकल हो रहा। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रहण द्वारा प्राप्त करते हैं। यानी कि अंडमान सब के लोग आजकल क्या करते थे? मछलियां आजकल क्या कर रहे हैं? मछलियां पकड़ के भोजन कर रहे हैं। लेकिन आजकल बिहार में जैसे देखिए, बिहार में कुछ अलग टाइप का भोजन होता है, यूरोप के व्यक्ति कुछ अलग टाइप के भोजन करेंगे। तो क्या होता है कि उसी टाइप का पहले ज़माने का भी लोग होता था। तो इसके विपरीत शहर में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे, यानी कि इसी तरह अतीत में भी होता था। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह के भेद हैं। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों का उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। यानी कि उस टाइम समय के जो राजा महाराजा थे वो क्या करते थे? शासक सब के बारे में जानकारियाँ उपलब्ध करते थे। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती थी। यानी कि पुरातत्व की सहायता से उनके जीवन के बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर सकते थे। राजा महाराजा तो पांडुलिपि या अभिलेख के द्वारा लिखा लेते थे अपने बारे में, क्या कौन सा लड़ाई हम लड़े। लेकिन आम आदमी के बारे में उतनी जानकारियाँ नहीं मिल पाती, क्योंकि उसको खुद का पालन करना पड़ता था, खुद के जीवन चर्चा करना पड़ता था, तो दूसरे का तो नहीं कर पाता। हालांकि अभी भी इसके बारे में बहुत जानना शेष रह गया, लेकिन अभी भी इसके बारे में क्या जानना बहुत शेष हो गया है। तो तिथियों का मतलब, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यहाँ से शुरू करेंगे तिथियों का मतलब से। तो मैं बस यही आपको कहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, जब नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और इस चैनल पे आपको स्टडी से रिलेटेड हर एक प्रकार का वीडियो टॉपिक बाय टॉपिक आपको मिलता रहेगा इसी तरह से। बस तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय। बस आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए मेरा क्लास में।